नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीपीएससी विथ अमित के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने सैंधव सभ्यता पढ़ना शुरू किया था, जिसमें भाग 1 में हम लोगों ने देखा था। भाग 1 जो हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था सैंधव सभ्यता संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो थे, परिचय जिसे हम कह सकते हैं उसको, सैंधव सभ्यता का नामकरण देखा था, जिसमें हमने देखा था कि सैंधव सभ्यता को ही सिंधु घाटी का सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु प्लस सरस्वती भी कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा था कि सैंधव सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता जो था, इसका उत्पत्ति या उद्भव कैसा हुआ। इसके बाद हमने देखा था उत्पत्ति और उद्भव के बाद हमने देखा इससे संबंधित जो तिथि थे, जो भिन्न भिन्न प्रकार के वैज्ञानिक ने दिए थे, उसके बारे में भी हमने पढ़ा, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। और उसके बाद हमने देखा था कि सैंधव सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या असमानताएं हैं, इसको भी हमने पहले वीडियो में पढ़ चुका है। और इसके बाद सबसे लास्ट में हमने उस वीडियो में देखा था कि सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल और वहाँ से मिले साक्ष्य, जिसमें हमने देखा था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रोपड़, ऐसे अनेक प्रकार से कई देखे थे, कालीबंगा वगैरह। तो आप लोग उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये सैंधव सभ्यता पार्ट 2 है। आज हम लोग सैंधव सभ्यता को समाप्त करके कल के वीडियो में वैदिक युग शुरुआत करेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे सैंधव सभ्यता का राजनैतिक कारण से स्टार्ट करेंगे। सैंधव सभ्यता का राजनैतिक जीवन क्या था। तो सैंधव सभ्यता का राजनैतिक जीवन हम लोग आज पढ़ना शुरू करेंगे। सैंधव सभ्यता के राजनैतिक जीवन के बारे में हमें स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिलती। इसके विपरीत इसी के विपरीत मेसोपोटामिया की सभ्यता से हमें मंदिर का साक्ष्य मिलता है, और इससे यह पता चलता है कि यहाँ पुरोहितों का शासन था। अब हम लोग देखेंगे सैंधव समाज जो था वो कैसा था। तो सैंधव समाज जो था वो बुद्धिजीवी वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग और श्रमिक नामक 4 वर्गों से विभाजित था। कौन कौन से? सैंधव सभ्यता जो था बुद्धिजीवी, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक नामक 4 वर्गों से विभाजित था। सैंधव सभ्यता मातृ प्रधान समाज था। सैंधव सभ्यता जो था वह मातृ प्रधान समाज था, क्योंकि यहाँ से महिलाओं की बनी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। यहाँ पर महिलाओं की बनी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। यहाँ के महिला और पुरुष दोनों शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। सिंधु सभ्यता के निवासी या वास करने वाले जो थे वो अपने मनोरंजन के साधनों में पांसे का खेल, शिकार और नृत्य करते थे। क्या क्या? पांसे का खेल प्लस शिकार प्लस नृत्य करते थे। इसके बाद लोथल से 3 संयुक्त शासन। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। लोथल से 3 संयुक्त समाधान, जबकि कालीबंगा से 1 समाधान का साक्ष्य मिला है। इससे पता चलता है कि यहाँ सती प्रथा विद्यमान थी। तो सैंधव सभ्यता जो
थी, उस समय भी हमारे समाज में सती प्रथा जो थी वो विद्यमान थी। सती प्रथा विद्यमान थी। आगे देखेंगे सैंधव सभ्यता की धार्मिक स्थिति क्या थी। सैंधव सभ्यता की धार्मिक स्थिति, प्रत्येक धर्म जो था वो दो पक्ष में होता था। सैंधव सभ्यता की धार्मिक स्थिति में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जो वहाँ पर जो भी धर्म होते थे वो दो पक्ष में होते थे। पहला था सैद्धांतिक या दार्शनिक पक्ष और दूसरा था कर्मकांडी या व्यवहारिक पक्ष। सैद्धांतिक या दार्शनिक पक्ष जो हुआ करते थे वो उपस्थित नहीं थे, उस समय उपस्थित नहीं थे, लेकिन कर्मकांडी या व्यवहारिक पक्ष उपस्थित था। इस समय कई देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। कई देवी देवताओं की पूजा इस समय की जाती थी। सबसे पहला है मातृ देवी की पूजा, पशुपति देवता की पूजा, वृक्ष की पूजा जिसमें पीपल हो गया, बरगद हो गया, बट हो गया, बबूल हो गया, केला हो गया, इन वृक्षों की पूजा होती थी। सर्प पूजा की जाती थी, यानी सांप जो होते हैं उसकी पूजा की जाती थी। पशु पूजा की जाती थी, जैसे नंदी बैल या कुबड़ वाला बैल जिसे हम लोग कहते हैं गांव में। इसके अलावा जल पूजा की जाती थी। जल पूजा में समुद्र और नदियों की पूजा की जाती थी। इसके बाद प्रकृति पूजा की जाती। प्रकृति पूजा में आ जाएगा पेड़ पौधों की पूजा हम लोग करते थे सैंधव सभ्यता से ही। और प्रकृति अनेक प्रकार की आपदाएं वगैरह जो होती थी उनकी पूजा हम लोग करते थे। प्रकृति संबंधित जितने भी प्रकार की कुछ पूजा होती थी उसको भी हम लोग करते थे, यानी हम लोग नहीं, सैंधव सभ्यता के लोग करते थे। यहीं से मिलता है मूहर का इतिहास। सैंधव सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमें मूहर का इतिहास मिलता है। मोहर का इतिहास मिलता है। इस सभ्यता से अधिकतम मोहरें सेल खड़ी स्टेटाइट से बनी हुई हैं। किससे? सेल खड़ी या इसी को कहते हैं स्टेटाइट से बनी हुई हैं। यहाँ की अधिकतम मोहरें चौकार प्रकार के हैं, यानी यहाँ की जो भी मोहरें हैं वो चौकार प्रकार की हैं, ऐसे चारों ओर से बनी होती हैं, चौकार प्रकार की हैं। मोहनजोदड़ो से पशुपति देवता की एक मोहर मिली है। मोहनजोदड़ो से पशुपति देवता की एक मोहर मिली है, जिसमें पशुपति देवता को पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। इनके बाईं तरफ गैंडा भैंसा और दाहिनी तरफ बाघ और हाथी के चित्र मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो से हमें पशुपति देवता का साक्ष्य जो है मोहर का साक्ष्य मिला है, जिसमें पशुपति देवता जो हैं वो पद्मा आसन करते हुए बैठे दिखाए गए हैं। और इनकी बाईं तरफ एक गैंडा भैंसा है और इनकी दाईं तरफ एक बाघ है और बाघ और हाथी के चित्र मिले हैं। इनकी बाईं तरफ गैंडा भैंस और दाहिनी तरफ बाघ और हाथी के चित्र मिले हैं। ये हमारे मान लीजिए पशुपति देवता हैं। ये हैं पशुपति देवता, यहाँ पर बैठे हैं, अपना पद्मासन कर रहे हैं। इनके बाएं तरफ ये है, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है गैंडा भैंस और गैंडा और भैंसा दो देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। और इनके दाएं तरफ हमें देखने को मिल रहा है हाथी और बाघ। दाएं तरफ हाथी बाघ, बाएं तरफ गैंडा और भैंसा। अब इसके बाद हमारा आता है कि सैंधव सभ्यता की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो सैंधव सभ्यता की आर्थिक स्थिति अत्यंत विकसित अवस्था में थी। यहाँ कृषि, पशुपालन और व्यापार पर आधारित थी। यहाँ की समाज जो थी वह कृषि, पशुपालन और व्यापार पर आधारित थी। कृषि, कौन कौन से कृषि करते थे यहाँ के निवासी?
तो सैंधो सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, चावल, सरसों, चना, मटर, खरबूज, तरबूज व कपास की खेती करते थे। तो सैंधो सभ्यता के जो लोग होते थे वो गेहूँ, जौ, चना, सरसों, चना, चावल, मटर, खरबूज, तरबूज व कपास की बहुआयात में खेती करते थे। ये लोग एक खेतों से 2 फसलें भी उपजाते थे। जो सैंधो समाज के लोग हुआ करते थे एक ही खेतों में 2 तरीके के फसल भी उगाते थे या उपजाते थे। कालीबंगा से हमें जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछता है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है। ऑप्शन में दे देगा लोथल, ऑप्शन में देगा रोपड़, ऑप्शन में दे देगा कालीबंगा, ऑप्शन में दे देगा राखीगढ़ी। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कालीबंगा में हमें जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। लोथल से हमें धान की खेती, लोथल से हमें धान की खेती का साक्ष्य मिला है। धान की खेती का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? लोथल से। धान की खेती का साक्ष्य हमें लोथल से मिला है। रंगपुर गुजरात, रंगपुर जो कि गुजरात में स्थित है, से हमें धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। तो धान की खेती जो हमें मिला है लोथल से मिला है, और रंगपुर जो कि गुजरात में ही स्थित है, वहाँ से हमें धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। इस काल के लोग नवंबर दिसंबर में अपनी फसलों को बोते थे और अप्रैल मई में काट लेते थे। ये लोग अपने फसलों की सिंचाई नदी के जल व वर्षा के जल से करते थे। अगला है पशुपालन। पशुपालन, इस सभ्यता के लोग गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी व अन्य पशुओं का पालन करते थे, लेकिन इनका सबसे प्यारा अर्थात महत्वपूर्ण पशु जो था वो कुबड़ वाला बैल था। कुबड़ वाला बैल था। इसकी इस काल में पूजा भी की जाती थी। इसके बाद व्यापार। सैंधो सभ्यता के लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के व्यापार करते थे, अर्थात ये लोग आयात और निर्यात में विश्वास करते थे। सैंधो सभ्यता की व्यापार मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता के साथ भी हुआ करता था। लोथल और डाबरकोट से हमें बंदरगाह का साक्ष्य देखने को मिला है। लोथल से हमें नाव की साक्ष्य देखने को भी मिला है। लोथल से हमें नाव की साक्ष्य भी देखने को मिला है। अब आता है सैंधो सभ्यता की आयातिक वस्तुएं क्या थी। यहाँ पर वस्तुओं का नाम है, यहाँ पर आयातित क्षेत्र। तो सोना जिसे हम लोग गोल्ड कहते हैं, ये जो है हट्टी का खान जो कि कोलार कर्नाटक में स्थित है। हट्टी का खान जो कि कोलार कर्नाटक में स्थित है। दूसरा चांदी जिसे हम लोग सिल्वर भी इंग्लिश में कहते हैं, ये दक्षिण भारत और अफगानिस्तान से हमें मिला है। इसके बाद तांबा है। तांबा जो है ये खीतड़ी की खान झुंझुनू जो कि राजस्थान में स्थित है, यहाँ से तांबा का साक्ष्य हमें देखने को मिला है। इसके बाद लाजवर्द मणि जिसे लेपिस लेजुक कहते हैं, ये हमें मिला है बदख्शा की खान जो कि अफगानिस्तान में स्थित है, यहाँ से। और सीसा यानी लेड की साक्ष्य हमें दक्षिण भारत से देखने को मिला है। सैंधो सभ्यता के नगर। अगला हेडिंग हमारा है सैंधो सभ्यता के नगर। सैंधो सभ्यता अपनी नगर निर्माण योजना के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके नगर अत्यंत विकसित अवस्था में हैं। इसके सभी नगर 2 भागों में बटे होते थे। एक को पश्चिमी भाग और दूसरे को पूर्वी भाग कहा गया, लेकिन धौलावीरा नामक ऊपरी, मध्य और निचले भाग में विभाजित था। धौलावीरा नामक जो स्थान था वो ऊपरी, मध्य और निचले भाग में विभाजित था, अर्थात 3 भागों में विभाजित था।
सैंधव सभ्यता का पश्चिमी भाग, सैंधव सभ्यता का पश्चिमी भाग जो था वो टीला पश्चिमी भाग का टीला या ऊपरी भाग या दुर्ग टीले के नाम से जाना गया। इसका क्षेत्र कम था, यहाँ की जनसंख्या कम थी, यहाँ पर बुद्धिजीवी वर्ग के लोग निवास करते थे। फलता इसी क्षेत्र में सभा भवन, महास्नानागार, महान अन्नागार और प्रशासनिक भवन जैसी इमारतें स्थित थी। दूसरे भाग को हम पूर्वी भाग या निचले टीले के नाम से जानते हैं। इसका क्षेत्रफल अधिक था, इसकी जनसंख्या अधिक थी। यहाँ पर निम्न वर्ग या श्रमिक वर्ग के लोग निवास करते थे। यहाँ पर श्रमिक आवास का साक्ष्य मिलता है। यहाँ की सड़कें एक दूसरे से समकोण पर काटती थी, अर्थात ग्रिड प्लानिंग पर बनी हुई थी। यहाँ की सड़कें कैसी प्लानिंग पर थी? ग्रिड प्लानिंग पर बनी हुई थी। यहाँ के मकान पक्की ईंटों से बने थे और मकान का मुख्य दरवाज़ा पीछे की तरफ गलियों में खुलता था। यहाँ की ईंटों का सबसे प्रचलित अनुपात जो था वो था 4:2:1, 4:2:1 था। अब हम लोग देखेंगे सैंधव सभ्यता के पतन के कारण, जो कि इसी के साथ हमारा चैप्टर भी आज समाप्त हो जाएगा। सैंधव सभ्यता, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? वैदिक युग। तो सैंधव सभ्यता जो थी उसके पतन के निम्नलिखित कारण थे। इसमें सबसे पहला कारण तो बाढ़ था। सैंधव सभ्यता के पतन का सबसे मुख्य कारण क्या था? बाढ़ था। सैंधव सभ्यता के पतन का यह सबसे महत्वपूर्ण कारण था। इसको प्रोफेसर मार्शल और मैके ने पतन का कारण माना था। दूसरा है आर्यों का आक्रमण। दूसरा क्या पता है? आर्यों का आक्रमण। मॉर्टिमर व्हीलर ने आर्यों के आक्रमण के कारण सैंधव सभ्यता के पतन की बात कही है। इन्होंने माना कि वैदिक देवता इंद्र ने सैंधव सभ्यता के किलों या दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया और इन्हें नष्ट कर दिया। इंद्र देवता को पुरंदर अर्थात किलों को नष्ट करने वाला भी कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पुरंदर की संज्ञा किसे दी गई है? तो इंद्र देवता को जो है पुरंदर की संज्ञा दी गई है। तो पुरंदर जो होता है, इसका मतलब जो होता है, ये किलों को नष्ट करने वाला कहा जाता है पुरंदर को। अगला हमारा कारण है महामारी। अगला कारण क्या था? महामारी। प्रोफेसर कैनेडी ने माना कि सैंधव सभ्यता जो थी का अंत मलेरिया जैसी महामारी के कारण भी हुआ था। तो ये कथन किसने दिया था? प्रोफेसर कैनेडी के द्वारा यह माना गया कि सैंधव सभ्यता का अंत मलेरिया जैसी महामारी के कारण हुआ था। यहाँ पर नोट है, इम्पोर्टेंट है। कालीबंगा से हमें भूकंप का साक्ष्य मिला है। फलता आधुनिक इतिहासकारों ने यह भी माना कि सैंधव सभ्यता का अंत भूकंप या सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ था। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके समक्ष और अच्छी वीडियो उपलब्ध करा सकूं। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।